A child of mass 20 kg stands on a rough surface of a sledge of mass 40 kg. स्लेज का mass 40 kg है, बॉय का अपना mass 20 kg है. बॉय स्टैंडिंग ऑन द स्लेज, तो बॉय जो है वो यहाँ पे कहीं पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे इस जगह पे, एंड दैट सरफेस इज रफ. तो रफ सरफेस में फ्रिक्शन जरूर एग्जिस्ट करती है. ओके. द स्लेज कैन स्लाइड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस. अच्छा, जो स्लेज खुद जिस सरफेस पे पड़ा हुआ है वहां पे फ्रिक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अगर स्लेज मूव करता है इस डायरेक्शन में, तो इसके ऑपोजिट किसी किस्म की फ्रिक्शन इसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी. ठीक है. अब उन्होंने ये बताया हुआ है कि इस पोल के अराउंड ये जो रोप है, बॉय रोप को पुल कर रहा है. अगर वो पुल कर रहा है तो ये जो रोप है इट इज अराउंड द पोल, और यहाँ पे वो टाई अप हुई हुई है. तो अब अगर बॉय इसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है तो ऑब्वियसली रोप के ऊपर जो पुल है वो स्लेज के लिए राइट डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा होगा. बॉय इज पुलिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट, एज इफ यू कैन सी इन द डायग्राम. अच्छा, ये जो टोटल फोर्स बॉय लगा रहा है वो 12 न्यूटन की लगा रहा है. एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, दिस कॉजेज द चाइल्ड एंड द स्लेज टू मूव विद इक्वल एक्सेलरेशन. अब ये इक्वल एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. वी हैव द फॉर्मूला एफ इक्वल्स एम ए. फोर्स टोटल लग रही है 12 न्यूटन की. बॉय एंड द स्लेज आर मूविंग टुगेदर, दैट मीन्स के इट इज अ combined mass. 20 plus 40 that will be 60. और इसको एक्सेलेरेशन के साथ फाइंड आउट करने के लिए 12 डिवाइड बाई 60 कर देंगे. 12 टाइम्स 1, 12 टाइम्स 5, 1/5 है, तो दैट गिव्स यू 0.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. अच्छा, अब देखने की जो बात है वो ये है कि अगर आपके पास किसी एक सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, लेट्स से इट्स अ टेबल और इट्स अ बॉक्स और इट्स अ सोफा ऑन अ फ्लोर, आप उसको स्लाइड करना चाह रहे हैं थोड़ा, आप फोर्स लगा के उसको, यू वांट द सोफा टू और द बॉक्स टू स्लिप ऑन द फ्लोर. ओके. तो जब आप फोर्स लगाते हैं तो यू नोटिस कि शुरू में जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो स्लिप नहीं होता, वो स्लाइड नहीं करता. फाइन. लेट से आपने 200 न्यूटन तक फोर्स लगाई है और इट्स नॉट मूविंग. उसकी रीज़न ये होती है कि जितनी फोर्स आप अप्लाई करते जा रहे होते हो उतनी ही फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऑपोजिट क्रिएट होती जा रही होती है, इसलिए वो मूव नहीं करता. जैसे ही आपकी फोर्स एक्सीड करेगी, जो फ्रिक्शन वहाँ पे प्रोवाइड हो सकती है, जो वो सरफेस जितनी उसकी रफनेस है और जितना वो उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकती है, वहाँ तक वो फोर्स भी इंक्रीज करती जाएगी फ्रिक्शन की. लेट्स से कि आप फोर्स इंक्रीज करते जा रहे थे एंड यू नोटिस्ड कि जब तक आपकी फोर्स 200 थी उसने बॉक्स ने या उस चीज़ ने मूव नहीं किया. जैसे ही आपने उसको 201 न्यूटन किया, नाउ यू फीलिंग कि इसने मूव करना शुरू कर दिया. तो यू कैन से कि इट इज़ मूविंग विद 1 न्यूटन फोर्स. वाई? बिकॉज 200 तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में लग रहा है, 1 न्यूटन ने इसको स्लिप कराना, स्लाइड कराना शुरू कर दिया. तो पॉइंट ये है कि जब तक जो फोर्स लग रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर वो फ्रिक्शन के साथ बैलेंस है तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू नहीं करता. अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि बॉय जो है वो इस स्लेज के ऊपर स्लिप नहीं हो रहा, स्लाइड नहीं कर रहा वो इसके ऊपर. पूरी जो स्लेज है वो स्लाइड कर रही है, लेकिन जो बॉय वेयर ही इज स्टैंडिंग, उसके पाँव जो हैं वो स्लेज के ऊपर स्लिप नहीं कर रहे हैं. तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो बॉय है उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है. तो उसके ऊपर जो फोर्स है वो फाइंड आउट करने के लिए अगेन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला. अब हमें ये पता है कि बॉय इज एक्सेलरेटिंग और एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, और बॉय का जो मास है दैट इज 20. तो 20 टाइम्स 0.2 दैट गिव्स अस 4 न्यूटन. इसका मतलब है कि बॉय के ऊपर बेशक वो 12 न्यूटन की फोर्स अपनी तरफ लगा रहा है, खींच रहा है रस्सी को, लेकिन उसको जो राइट डायरेक्शन में फोर्स एक्सेलरेट कर रही है दैट इज 4 न्यूटन. तो इसके लिए अगर ये बॉय स्लेज के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ पे भी बैकवर्ड डायरेक्शन में 4 न्यूटन की फोर्स होगी, फ्रिक्शन की, जो एक्ट कर रही है. तो हम कह देंगे कि ए इज़ करेक्ट. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी जो पॉइंट मैंने इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है.